डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई मोल ले ली है। अगर ट्रंप युद्ध को और बढ़ाने का फैसला करते हैं या अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार करते हैं, तो ईरान यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने की संभावना पर विचार कर रहा है। और ये ठीक अगले ही दिन हुआ जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा प्रकाशित किया जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का नया क्षेत्र दिखाया गया था। ये एक ऐसा कदम है जिसे क्षेत्र के कई लोगों ने सीधी उकसावे के रूप में देखा। उत्तर अटलांटिक गठबंधन ने पहले ही प्रतिक्रिया दी है और यूरोप में अपने सहयोगियों की ईरान के खिलाफ रक्षा करने का वादा किया है। लेकिन आप सोचिए, ईरान जिसे ट्रंप के अनुसार कई महीनों पहले ही हरा दिया गया था और जिसके पास न तो सेना है, न नौसेना, न ही मिसाइलें, अब यूरोप को भी नए हमलों की धमकी दे रहा है। आपको यह कैसा लगा? तो चलिए आइए इस सब पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। तो चलिए सबसे पहले ईरान की यूरोप को दी गई धमकी से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार 19 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार ईरान अमेरिका के साथ नए टकराव की स्थिति में यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने की संभावना पर विचार कर रहा है। खास तौर पर इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यूरोप के ठिकाने शामिल हो सकते हैं, जिनमें बुल्गारिया और साइप्रस भी शामिल हैं। इस तरह की धमकी देने का कारण प्रकाशन के अनुसार यह था कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने इससे कुछ समय पहले ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अभूतपूर्व आर्थिक अलगाव की धमकी दी थी। और यह सब उस बयान के बीच हो रहा है जिसमें कहा गया है कि पेंटागन पश्चिम एशिया में स्थित उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कम करने पर विचार कर रहा है जो ईरान के बहुत करीब हैं। और ईरान ने इस कमजोरी को समझा और अपनी धमकियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कम करने के बारे में बात करें तो मैंने इस पर एक अलग एपिसोड बनाया है, इसलिए मैं आपको उसे देखने की सलाह देता हूं। ऐसी धमकियों पर नाटो की प्रतिक्रिया जल्दी आई, हालांकि यह हमेशा की तरह काफी नरम थी। गठबंधन के प्रतिनिधि ने कहा, उद्धरण है, नाटो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और हमेशा सभी सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक हर कदम उठाएगा। और फिर उन्होंने इसका एक ठोस प्रमाण भी दिया कि गठबंधन पहले भी ऐसे खतरे से निपट चुका है। एक और उद्धरण, जैसा कि इस साल की शुरुआत में दिखाया गया था जब नाटो की वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से तुर्की की ओर जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया था। 4 अलग अलग मामलों में हमारी निरोधक और रक्षात्मक क्षमताएं मजबूत और प्रभावी हैं। यह मार्च इस साल की बात है जब सच में ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें जो तुर्की की ओर जा रही थीं, नाटो की प्रणालियों द्वारा रोक ली गई थीं। अभी तक इन हमलों के बाद गठबंधन ने पूरे ब्लॉक के क्षेत्र में मिसाइल रोधी रक्षा को मजबूत किया और कहा कि ईरान की ओर से खतरा कम होने तक मिसाइल रोधी प्रणालियों की उच्च स्तर की तत्परता बनी रहेगी। अब तक खतरे का यह स्तर कम नहीं हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ईरान की यह धमकी बिल्कुल नई नहीं है। यह तेहरान की लंबे समय से चल रही तनाव बढ़ाने वाली श्रृंखला का हिस्सा है। याद दिला दूं, यह फरवरी में भी था। इस साल उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में इस्लामी गणराज्य अमेरिकी लक्ष्यों पर यूरोप और मध्य पूर्व में हमला कर सकती है। तो यानी फरवरी से अगस्त तक धमकी की मूल सोच नहीं बदली है, बस अब इसे अलग अलग देशों के संदर्भ में ज्यादा स्पष्ट किया गया है और एक ताजा आर्थिक वजह का सहारा मिला है। यानी ट्रंप ने युद्ध को आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंधों के क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया और आर्थिक गला घोटने के जरिए, और ईरान इसे एक नई उग्रता के रूप में देखता है और कहता है कि तब हम जवाब में अब यूरोप पर वार करेंगे। लेकिन जैसा कि तेहरान में फाइनेंशियल टाइम्स के सूत्रों का कहना है, ईरान की धमकियां यूं ही नहीं आई हैं। और अब एक और उदाहरण दिया जाता है। 18 अगस्त की शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रू सोशल पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का नक्शा पोस्ट किया जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को नीले घेरे में दिखाया गया था और उस पर एक नोट लिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका का नया क्षेत्र। अमेरिकी नेता ने इस तस्वीर के साथ कोई अतिरिक्त टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं जोड़ा, लेकिन इससे निश्चित रूप से मध्य पूर्व में असंतोष पैदा हुआ।
और ये पोस्ट खुद डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का सिलसिला है, क्योंकि पहली बार वो हार्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को न्यू जर्सी में एक रैली के दौरान इस नक्शे के प्रकाशित होने से पहले ही यह बयान दिया था। इसके साथ ही यह जरूरी है कि हम राजनीतिक बयानों और कानूनी स्थिति के बीच फर्क करें। खुद नक्शे का प्रकाशित होना हार्मुज जलडमरू मध्य की अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है, और ना ही इसका मतलब है कि इसे औपचारिक रूप से अमेरिका में शामिल कर लिया गया है। माफ कीजिए, यह डोनाल्ड ट्रंप की एक और उन्मादी हरकत है, जो मैं बस याद दिला दूं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षेत्रों की घोषणा कर चुके हैं, कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, पनामा नहर, यही वो है जो मुझे याद आया। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये सब अमेरिकी क्षेत्र हैं। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति का यही शौक है, फिर भी ईरानियों को इस पर साफ तौर पर बुरा लगा। लेकिन इसी समय ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सभी बातचीत रोक दी गई है और अब वे तेहरान की आर्थिक घेराबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। जिस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का यह नक्शा सामने आया, वो भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति ज्ञापन की अवधि समाप्त हो गई। हालांकि अब विशेषज्ञों का कहना है, खासकर अमेरिकी मीडिया ने इस पर लिखना शुरू कर दिया है, कि ईरान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है। और आज की तारीख में लगभग 80 जहाज और टैंकर ईरानी गलियारे के पास से गुजर रहे हैं। हालांकि ईरान इसका विरोध करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे पर ईरानी पक्ष की प्रतिक्रिया तीखी रही। आधिकारिक ईरानी प्रतिनिधियों ने कहा कि हार्मुज जलडमरू मध्य को ट्वीट, विमान वाहक पोत, कार्यकारी आदेश या चुनावी भाषण के जरिए कब्जा नहीं किया जा सकता। और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने स्पष्ट शर्तें रखीं और कहा, उद्धरण, हार्मुज जलडमरू मध्य केवल तभी खोला जाएगा जब अमेरिकी तेल प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, नाकाबंदी समाप्त करने और ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने के बाद ही। उन्होंने ये भी बताया कि तेहरान वाशिंगटन की आगे की कार्रवाइयों के आधार पर अमेरिका पर और भी गंभीर हमले करने के लिए तैयार है। यानी उन्होंने संभावित तनाव को सीधे तौर पर हमलों की धमकी से जोड़ा, जिसके बारे में बाद में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने भी बताया। इसके अलावा गलीबाफ ने भी एक अहम बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच जून के मेमोरेंडम के तहत जो युद्ध विराम समझौता हुआ था, उसने तेहरान को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने और रक्षा क्षमता को बहाल करने का मौका दिया। यानी असल में गलीबाफ ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि युद्ध विराम का इस्तेमाल सैन्य पुनर्निर्माण के लिए किया गया था, न कि शांति की दिशा में वास्तविक कदम उठाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूकने जैसी इस बेइज्जती को कैसे बयान किया जाए, लेकिन ट्रंप ने, माफ कीजिए, इसे सह लिया और आगे बढ़ गए। मैं फिर से जोर देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ईरान के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, इस उम्मीद में कि 60 दिनों के भीतर वे वहां किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, वगैरह वगैरह। अभी गलीबाफ कह रहे हैं कि सुनिए, कोई भी कुछ भी साइन करने वाला नहीं था, आप क्या मजाक कर रहे हैं? हमें बस एक विराम चाहिए था ताकि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें और रक्षा क्षमता को बहाल कर सकें। असल में हमने ये हासिल कर लिया, हमने ये कर दिखाया। अब आगे हम बिना किसी ज्ञापन के ही बढ़ रहे हैं, और यहीं पर असल में युद्ध दोनों दिशाओं में फैल सकता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले अर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी अगर वो अर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति में दखल देता है। मतलब दोनों पक्षों का व्यवहार एक जैसा ही है, और वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही तीसरे देशों और सहयोगियों के प्रति सबसे सख्त सार्वजनिक बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं, जो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हैं, लेकिन टकराव के क्षेत्र के पास स्थित हैं। ईरान के मामले में सैद्धांतिक रूप से बुल्गारिया और साइप्रस खतरे की जद में आ सकते हैं। ये नाटो देश हैं जिनका ईरान के साथ सीधे संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने यहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जगह देते हैं। नतीजा, और यह है डोनाल्ड ट्रंप का उकसाने वाला नक्शा, जिसमें अमेरिका के नए भूभाग दिखाई गई है। यह नक्शा हर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर की सारी कूटनीतिक उम्मीदें खत्म होने के अगले ही दिन सामने आया और लगभग तुरंत ही तेहरान की प्रतिक्रिया को उकसा दिया। यानी यूरोप में स्थित इन दो नामित नाटो देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी।
गठबंधन ने शांत प्रतिक्रिया दी, मार्च में ईरानी मिसाइलों को रोकने के पहले के अनुभव का हवाला दिया, लेकिन खुद ये तथ्य कि धमकी देशों के नाम लेकर दी जा रही हैं, बुल्गारिया और साइप्रस, ये दिखाता है कि संघर्ष शुरू में केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संभावित लक्ष्यों का दायरा बढ़ाते हुए अब यूरोपीय महाद्वीप तक पहुंच रहा है। और मुझे आज एक्सियोस में मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा शीर्षक पसंद आया जिसमें लिखा था कि ईरान के साथ युद्ध जो पहले ही 30 से ज्यादा बार खत्म हो चुका है, अभी भी जारी है। अब 6 महीने हो गए हैं और इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में ईरान पहले ही तबाह हो चुका है, शासन लगभग आत्मसमर्पण कर चुका है, ना तो सेना बची है ना ही नौसेना, मिसाइलें भी नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों युद्ध 6 महीने से जारी है। यही विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।